हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओजेड मैथ्स क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस के थियरी और थोड़े से पीवाईक्यू। किसी और वीडियो में सारे पीवाईक्यू मैं आई विल ट्राई टू कवर द पीवाईक्यू इन अनदर वीडियो। इसमें मैंने थोड़ा सा थियरी ज़्यादा डिस्कस किया है, तो चलिए देखते हैं। पहला तो ए यूनियन बी क्या होता है। तो यूनियन मतलब क्या होता है ना, यूनियन मतलब एडिशन। ठीक है, यूनियन मतलब एडिशन कर दो। और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ले लो। कॉम्प्लीमेंट पता ही होगा। ठीक है, फिर ए माइनस बी। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं। 11th 12th में तो किया ही रहेगा या करोगे ही। तो थोड़ा सा थियरी देखते हैं, फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए माइनस बी होता है ना एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, और ए ट्रायंगल बी मतलब ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस है, ए सिमेट्रिक बी होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर तीन तीन वाले भी पता रहना चाहिए। एन ऑफ ए प्लस ऐसा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीन माइनस में फिर ये प्लस में आ जाएगा। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर डोमेन, जो भी रिलेशन में निकालोगे ना, डोमेन रिलेशन में जो निकालोगे, मान लो ये रिलेशन निकाला है आपने, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? डोमेन होता है। और जो सारे सेकंड कंपोनेंट रहेंगे ना, वो रेंज हो जाता है। ठीक है, फिर इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए, किसी सिंगल सेट पे अगर रिलेशन डिफाइन है तो, मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है तो एक्स को एक्स बिलोंग्स टू ए, देन आर इज अ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का और क्या रहता है? ट्रांजिटिव। ये देखेंगे, अगर तीनों है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देन रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, और फंक्शन फिर देख लो। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी is a relation which associates for each element x in a unique exactly one element y in b. Then the element y is expressed as y equal to f of x. Y is image of x under f. F is also called a map or transformation. If such a function exists, then A is called the domain of the f and B is called the codomain of the f. देखो, अगर एफ इज ए फंक्शन है ए से बी, तो ए को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और ये सेकेंड वाला जो सेट है ना, इसको बोलते हैं कोडोमेन। और फंक्शन होने के लिए देखो, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ, ये फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन लिख देता हूं। must be mapped must be mapped to some or all element of b, to sum of, अब शॉर्ट में ही लिख देता हूं, मतलब ए में कोई खाली नहीं रहना चाहिए फंक्शन होने के लिए। ए के जो सेट ए के एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे बी के साथ मैप होने चाहिए।
कोई ए में खाली नहीं रहना चाहिए। अगर सेट ए का एलिमेंट्स कोई भी खाली है ना, मतलब वो फंक्शन नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है ना कि ऐसा वन वन मेनी, वन टू मेनी, अगर वन टू मेनी है, मतलब एक एलिमेंट ए का बी के दो एलिमेंट के साथ में रिलेशन में है, तो ए फंक्शन नहीं होगा। ऐसा वाला क्या होगा, ये नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। हाँ ऐसा चल जाएगा, मेनी वन चल जाएगा। ठीक है, मेनी वन मतलब ए के दो एलिमेंट्स बी के साथ में रिलेशन में है तो वो चल जाएगा, लेकिन वन मेनी नहीं चलेगा। और एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी मैप्ड टू सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। दो चीजें याद रखो। तो देखो पहले तो वेन डायग्राम से कुछ समझ लो कि फंक्शन होता क्या है। मान लो इधर चार एलिमेंट्स है और इधर चार एलिमेंट्स है, तो देखो ये फंक्शन होगा कि नहीं। पहले तो फर्स्ट कंडीशन की एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से मैप्ड है, और वन मेनी नहीं होना चाहिए, मेनी वन चलेगा। तो ए का इमेज 3 है, बी का इमेज 3 है, मतलब एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं रहना चाहिए। अगर एक एलिमेंट्स का दो इमेज है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ये तो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। दूसरा देखो, ये देखो इसका यूज नहीं हुआ है, ये डी मैप ही नहीं हुआ है, तो नॉट ए फंक्शन हो जाएगा। इसमें सारे मैप तो हुआ है, लेकिन एक एलिमेंट्स का दो इमेज आ गया। तो जब भी एक एलिमेंट का दो इमेज आ जाएगा ना, तो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, और फंक्शन चेक करने के लिए मान लो कोई ग्राफ है ना, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। कोई वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर ये वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे और ग्राफ को एक ही बार एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ को अगर मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ग्राफ फंक्शन नहीं होता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। फिर इनवर्स फंक्शन देख लो, अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर वन वन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट होता नहीं है। सॉरी, अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो मान लो एक फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज वन वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, तो एफ इनवर्स उल्टा बी से ए एग्जिस्ट हो जाएगा, और एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। तो जो फंक्शन में डोमेन रहता है ना, डोमेन रहता है, वही इनवर्स में वो रेंज हो जाता है। और जो फंक्शन में एफ ऑफ ए, ये फंक्शन में रेंज रहता है, वही डोमेन हो जाता है इनवर्स में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो फंक्शन गिवन है ना, दो फंक्शन इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर कब होगा। मान लो दो फंक्शन गिवन है, एंड व्हेन विल बी बोथ द फंक्शन इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो उसके लिए ये है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी एक्स आना चाहिए और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स आना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू एक्स आ रहा है ना, तो एफ एंड जी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर ये फंक्शन क्या देखा अभी, फंक्शन एफ ए टू बी इज ए फंक्शन है। डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब इनपुट, सेट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, डोमेन वगैरह तो समझ जाओगे। रेंज मतलब इमेज, कोडोमेन। अगर ए से बी एक फंक्शन है तो ये वाला डोमेन होता है, और सेकंड वाला सेट ना कोडोमेन होता है। और इमेज, जो एफ ऑफ इमेज है ना, इमेज ऑफ ए, सारे एलिमेंट इमेज जो इसके निकलेंगे, इसका जो आंसर आएगा वही रेंज हो जाता है। फिर वन वन कैसे प्रूव करते हैं, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लेते हैं। वन वन ऑन टू तो इधर चेक करने नहीं देगा।
फिर कंपोजिट फंक्शन, मान लो एक एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए से बी है, ठीक है, और जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी है, तो देन जी ओ एफ, उल्टा जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी होता है, ठीक है। और एफ ऑफ ए बी और अच्छा ये सब देखा ही। हाँ, लॉग वाले पता रहना चाहिए। मान लो कि y इक्वल टू ये लिखा है लॉग, लॉग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है, तो इसमें देखो क्या क्या कंडीशन रहता है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, दोनों तो पहले पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस जो है ना बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन रहता है कि दोनों जो बेस और नंबर है, बेस और आर्गुमेंट है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और मान लो ये आपको लॉगरिदम फॉर्म दिया है ना, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखने आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ जाता है कि x इक्वल टू, और ये जो बेस है ना वो दूसरे साइड जाके बेस हो जाएगा, और दूसरे साइड का जो नंबर होता है वो पावर में आ जाता है। मान लो इसमें से मुझे x निकालना है, तो क्या होगा, ये जो बेस है, अब ये बेस राइट साइड दूसरे साइड चला जाएगा, और ये जो नंबर था वो उसके ऊपर आ जाएगा ऐसा। तो x इक्वल टू ए रेस टू वाई, मान लो कि ऐसा y इक्वल लॉग x इक्वल टू टी है, लॉग x इक्वल टू टी है, बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, बेस अगर नहीं भी दिया है ना तो मान लो कि ई है, तो x हो जाएगा, ये बेस इधर आएगा और ये पावर में चला जाएगा, x इक्वल टू ई रेस टू टी हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी दिया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, बेस और ये जो नंबर है ना, बेस और आर्ग्यूमेंट जो है ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, दोनों ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो तीनों में जो आंसर आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे वही आपका डोमेन हो जाएगा। फिर ये फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, 1/रूट दे दिया है, ठीक है, ऐसा, तो जो भी रूट के अंदर दिया है ना और डिनोमिनेटर में है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लेना है और लेके सॉल्व कर लेना है। तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, -3 को राइट साइड ले लिया, और अगर ऐसा कुछ लिखा है मॉड x ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब होता है कि मॉड x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, तो ये दो चीजें बनेगा इससे, एक तो ग्रेटर वाला बन गया और ये k बन गया, और फिर -1 को इधर ले लो तो x ग्रेटर देन 4 बन गया, मॉड x ग्रेटर देन 4 बन गया, और मॉड x लेस देन, मॉड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। बस यहां से फिर 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 4 मतलब x ग्रेटर देन, ये गलत आंसर दे दिया है लगता, ठीक है। तो अगर मॉड x ग्रेटर देन 4 आ रहा है ना, तो x ग्रेटर देन 4 आएगा और x लेस देन -4 आएगा। दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन लोगे ना तो -∞ से 4 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी आएगा, ये शायद रॉन्ग आंसर दे दिया है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसा मॉड मॉड इक्वल टू 8, तो इतना डिफिकल्ट लेवल तो नहीं आएगा अपना, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ शेप दिख जाए ना तो इसका शेप एक बोट शेप होता है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ना ये पता रहना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, 0 कब होता है, अगर दोनों इंटीजर है ना तो इसका आंसर 0 आ जाता है, और इंटीजर नहीं है तो -1 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3.4
और -3.4 दोनों क्या है, इंटीजर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा -1। और मान लो 5 और -5 ले लिया, दोनों इंटीजर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये याद रखो। और कोई ऐसा दे दिया है x + n, और n क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा 4.5 + 7 है, तो 7 को बाहर निकाल सकते हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पता ही रहेगा, एक पीछे वाला इंटीजर होता है, ठीक है। फिर वैसा ही अपना ये देखो फ्रैक्शनल वाला, x और +-x फ्रैक्शनल पार्ट है, तो और 0 आएगा कब, जब x इंटीजर है, तो दोनों में इंटीजर पे 0 आ रहा है, दोनों में इंटीजर पे 0 आ रहा है, लेकिन नॉन इंटीजर पे यहाँ ना -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है वो भी देख सकते हो। x + इंटीजर है, तो इंटीजर गायब हो जाता है, खाली फ्रैक्शन वाला आता है, ठीक है, ये देख सकते हो। और एक चीज और याद रखो कि कोई भी नंबर है ना, उसको 2 पार्ट में लिखते हैं, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस फ्रैक्शन पार्ट। तो अगर कहीं पे x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, तो उसको मतलब है कि फ्रैक्शन पार्ट लिखा है, और x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और अगर सेट ए के पास में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर में क्या करो, मतलब जो खुद वाला सेट रहेगा ना, वो माइनस कर देते, उसमें से एक माइनस कर दो बस, मतलब देखेंगे आप एग्जाम्पल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, ठीक है। अपने को सॉल्व करना है, x इज अ रियल नंबर, मान लो कि ये दिया है x² + 1, अच्छा बाकी सब में तो आ ही जाएगा, इधर से आएगा, x² -1 है ना, तो राइट साइड ले लो, तो x = +-1, मतलब एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, कुछ तो आ रहा है ना। और इसमें भी +-3 आ जाएगा, तो ये भी खाली नहीं है। और इसको भी सॉल्व करोगे तो -2 और 1 यही कुछ आ ही जाएगा। अब बाकी ये इसको चेक किया है, और ये आंसर भी है। तो अगर x² + 1 = 0 है, तो +1 को राइट साइड ले लो, +1 राइट साइड लोगे तो ये फिर x का वैल्यू आ जाएगा ना, ये भी याद रखो, x² = -1 है, तो x का वैल्यू ± हो जाता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x इज नॉट ए रियल नंबर, बट इट इज गिवन दैट x इज ए रियल, x रियल है, और यहाँ कोई रियल आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, तो यही अपना एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, ये पहले तो इसमें देख लो कितने एलिमेंट्स है, ये जो सेट है इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है, 3 है। तो प्रॉपर सेट में क्या होता है कि 2 की पावर 3 और -1, 2 की पावर 3 -1, तो 8 -1, 8 -1 7 आ जाएगा, ठीक है। हाँ प्रॉपर में देखो ये लिस्ट भी किया है कि कौन कौन से होंगे, एक तो ये नल सेट आ जाएगा, फिर सिंगल वाले आ जाएंगे, फिर डबल वाले आ जाएंगे। और प्रॉपर में ना ये खुद वाला नहीं लेते हैं, मतलब ये 1 2 3 वाला नहीं लेंगे इसके अंदर, ये भी सबसेट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर सेट में जो सेल्फ रहता है ना उसको नहीं लेते, वही एक माइनस होता है। तो 2 की पावर n -1 7 एलिमेंट। फिर ये देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अब टोटल नंबर लेना है तो फिर 2 की पावर -1 नहीं करना है, तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कि 0 है तो इसको हटा दो, ऐसा नहीं है, 0 हटाना नहीं है, टोटल नंबर में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 5, तो 2 की पावर 5 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट में।
ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या सिंपल सिंपल मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये आप देखोगे पेपर ना, ये सिंपल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए। और सीधा सीधा यूज करने नहीं देगा, लेकिन आपको ये चीजें बेसिक पता है तो आप प्रॉब्लम कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ये एक सेट है मॉड एक्स, इसमें मॉड एक्स लेस देन 1 है, और इसमें मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे ए यूनियन बी दे दिया है आर माइनस डी, और देन द सेट डी पूछा है कि डी क्या होगा। ठीक है, तो अगर पहला सेट उठाओगे ना, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स हो जाता है माइनस ए से ए हो जाता है ऐसा। तो ये बनाया इसने पहले वाले सेट का, और फिर ग्रेटर देन वाला देखा ही था हम लोग ने, एक बार ग्रेटर देन लेते हैं और एक बार लेस देन नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये वाला फिर इसमें ये बना लिया, और ये -1 को इधर लेगा तो फिर ये बनता है, ये वाला बन जाएगा। फिर दोनों का बोल रहा है यूनियन, यूनियन मतलब अभी बताया था कि एडिशन, दोनों को ऐड कर दो, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट है ना तो रिपीट नहीं होना चाहिए। यूनियन मतलब एडिशन होता है, ऐड कर दो। तो दोनों अगर आप ऐड करोगे, ये -1 से 1 और 0 से पीछे रियल नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर लो तो आपको दिख जाएगा। ये क्या बोल रहा है, 0 से पीछे, 0 से पीछे सारे ले लेना है, ठीक है, और 2 के आगे, मान लो यहाँ 2 कहीं होगा, 2 के आगे पूरा ले लेना है। और इसमें क्या बोल रहा है, -1 से 1, मान लो यहाँ 1 आएगा और यहाँ -1 आएगा, और ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक खाली, ठीक है, और वो भी इधर गैप है और इधर भी गैप है। तो फिर तो -1 से 1, ठीक है, ये आ रहा है, और इसमें गैप है इधर, ठीक है। तो यूनियन मतलब ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे ना तो यहाँ तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, -∞ से 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये 1 और 2 के बीच में गैप हो जा रहा है, तो 1 और 2 के बीच में गैप हो जा रहा है, और 1 पे देना चाहिए, 2 तो इंक्लूडेड है। अच्छा, हाँ, तो ये आ गया, मतलब पूरे रियल नंबर में यही माइनस हो रहा है, ये 1 इंक्लूड नहीं है तो ऐसा ओपन ब्रैकेट आएगा, और 2 इंक्लूडेड है तो ऐसा क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। तो पूरे रियल नंबर में से यही एलिमेंट्स इतना नहीं आएगा, तो ये -1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, डी अपना यही हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, ये डी हो जाएगा। इसे ये फॉर्मेट में पूछा है, ये बना सकते हैं। फिर वेट डायग्राम 3 सेट वाले का, तो इसमें सेट मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे होगा, तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको माइंड में बैठ गया ना, तो जो सेट होते हैं, सेट वाले क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, आप ऐसा ही डायरेक्ट कर लोगे, ज्यादा आपको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओरली कर लोगे, ठीक है। फिर कुछ फॉर्मूला है, फिर कुछ और फॉर्मूला है, वही एसिमेट्रिक बी वाला, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर 3 का यूनियन वाला, फिर एग्जैक्टली 2 वाला। तो एग्जैक्टली 2 वाला में क्या होता है ना, सारे 2 वाला ले लो और -3 वाला, और एग्जैक्टली वन वाला, सारा 1 वाला रहेगा, 1 वाले में से क्या दे दिया यार, सारा 1 वाला रहेगा, और 2 टाइम्स 2 वाला रहेगा, और 3 टाइम्स एन वाला रहता है। ये भी फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फिर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ से चेंज कर दो, और कोई भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टोटल माइनस दैट, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन दैट। सिमिलरली इसको भी डिफाइन कर सकते हो।
हाँ, डिफरेंस ए माइनस बी होता क्या है, देखो ग्राफिकली देखो। मान लो ये दो ए और ये बी है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये ए माइनस बी ये होता है। पूरा ए में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो ए माइनस बी मतलब क्या, पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। तो ये पूरा मान लो ए है, यहां से यहां तक आपका पूरा ए है, और इसमें ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे तो ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो अगर इसी को नंबर में भी पूछे ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब ये ऐसा, तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, बी माइनस ए मतलब पूरे बी में से, और इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो। इसी के ऊपर देखो, अभी एनडीए 225 में क्वेश्चन आ गया था, इसी के ऊपर सिमेट्रिक वाला ही आ गया था। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी क्या होता है, एम दिस ए और यूनियन ए यूनियन ई, या फिर इसको अल्टरनेट वे में बोल सकते हो, ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर रहा है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और पूरा यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दे रहा है। ठीक है, ये बात वही है। फिर कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मान लो ये जो सर्कल है ये सेट ए है, तो इसके बाहर ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे, मान लो कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, कि आउटसाइड ए टोटल माइनस ए, टोटल माइनस ए, टोटल होता है यूनिवर्सल सेट, और उसमें से ए माइनस कर दो। फिर कार्डिनल, कार्डिनल मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल बोलेगा या ऐसा नया कुछ दे देगा कार्डिनल नंबर। तो जैसा फॉरेन का बुक्स में ये कार्डिनल नंबर ही रहता है, तो अपना भी क्वेश्चन में अगर कार्डिनल नंबर पूछे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। कार्डिनल मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही होता है। फिर क्या दे दिया, ए बी सी आर फाइनाइट सेट एंड यू बी अ फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सेट में भी और प्रोबेबिलिटी में भी लगता ही है। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन, तो फिर खाली इसका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और अभी माइनस वाला देखा तुम लोग ने, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, हाँ यह नोट कर लेना कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। ठीक है, और ये है तो फिर ये ऐसा ब्रैकेट चेंज कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, ये भी देखना, ब्रैकेट चेंज नहीं कर सकते माइनस वाले में। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हो ना, ए माइनस बी हो रहा है, और बाद में इंटरसेक्शन का यूनियन बन जा रहा है और ए माइनस सी आ रहा है। ठीक है, वैसा ही यूनियन में इंटरसेक्शन बन जा रहा है, तो ये भी जरा नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे कुछ दे देता है, सिंपल सा दे देता है, ऐसा हमें अभी लग रहा होगा कि ये सब क्या, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जाम में देखोगे ना, ये छोटी छोटी चीजें कहीं भी डाल के दे देता है, क्वेश्चन बना के दे देता है। तो ये सब चीजें पता रहे, एक बार तो देखना ही चाहिए, देख लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में माइनस आ जाएगा। तो इसमें और डी मॉर्गन्स लॉ होता है ऐसा, अल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग,
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, वैसा इसके लिए भी है। अच्छा, ए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और वैसा ही बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो माइनस में है ना कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। और फिर ए माइनस बी ए कब हो जाएगा, अगर ए माइनस बी ए लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ भी कॉमन नहीं है उसके अंदर। मान लो ए माइनस बी, ए माइनस बी ए है ना, ए माइनस बी है, तो ये ए के इक्वल कब हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी तो पॉसिबल है। मान लो ये ए है, तो ए माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा तभी जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये भी नोट कर लेना। फिर ए माइनस बी यूनियन बी, तो ए माइनस बी में बी ऐड कर दोगे तो ए यूनियन बी मिल जाएगा। और ए माइनस बी में का इंटरसेक्शन लोगे बी के साथ में, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ए सबसेट ऑफ बी है तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होता है ए कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट वाले में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए रहेगा, तो ए यूनियन बी माइनस और ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ये भी थोड़ा सा नया लग रहा है, तो ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। ये सब छोटी छोटी चीजें कभी डाल देता है ऐसा, एग्जाम लेने वाले का काम ही यही है कि ऐसा क्या मतलब सेट करूं कि ज्यादा लोग सॉल्व अटेम्प्ट ना कर पाए। फिर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी दिया है, तो पहले इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, फिर उसके बाद में यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, और यूनियन मतलब एडिशन, ऐड कर देना है। ऐड करना है लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता। ये वाला इजी है, तुम लोग कर सकता है। दूसरा, ए दिया है -3 7, बी दिया है 2 9, और पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो दोनों का कॉमन लोगे तो 2, 7 आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा इसको। मान लो बीच में जीरो ले लिया करो, तो -3 7, माइनस वाला इधर होगा और पॉजिटिव वाला इधर होगा। और दूसरा क्या है 2, 9, तो 2, 9 कहीं यहाँ पे होगा, तो 2 से लेके 9 तक है। और एक क्या है, -3 से 7 है, -3 से 7 है। और इंटरसेक्शन मतलब क्या बोल रहा है, कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 से 7 है, 2 से 7 कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होता है। और यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहला यूनियन देख लो, यूनियन -3 से लेके ऐड हो जाएगा ना, -3 से 9 तक हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब आर में से -3, 9 माइनस कर दो, तो आर में से ये माइनस कर दिया, मतलब या तो इतना लेना नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट नहीं लेना, यहां से लेके यहां तक का पार्ट लेना ही नहीं है। फिर ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी कैसे निकालोगे, तो ए में से बी माइनस कर दो। ए कितना है, माइनस ये है, और इसमें 2, 7 माइनस कर दो, तो यहीं तक बचेगा, -3 से 2 बचेगा। ये तो माइनस सिंपली माइनस कर सकता है। और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट देख लो क्या होगा, और फिर ए में से माइनस कर दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी 2, 9 है, 2, 9 को छोड़ के सब कुछ बी में आ जाएगा, तो फिर 2, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकता है देख के थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते क्या है, ए बी सी 3 सेट है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
और ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी बी सी सी ए 10 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी बोला है। तो ऐसा कुछ दे दो, ए बी सी दे दो, डी ई एफ दे दो, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब 100 दे दिया है, तो ए ई प्लस बी एफ 100 दे दिया है। वैसे तीनों का निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो तो यूनियन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक सेट का वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये सब तो दिया ही है, टोटल 10,000 फैमिलीज है, और 40% बाय न्यूज़पेपर ए, 20% बी, 10% सी बाय कर रहा है, 5% बाय ए एंड बी, 3% बी सी और 4% ए सी, 2% बाय ऑल द न्यूज़पेपर। देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ओनली ए। ओनली ए कैसे निकालोगे? ओनली ए मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ए निकालना है ना, तो ए में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? पूरा ए में से, ये पूरा ए है, ए में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो। तो ये तीनों माइनस कर दोगे तो ओनली ए मिल जाएगा। देखो ओनली ए के लिए ये एन ऑफ ए में से ये तीन चीजें माइनस कर दिया, ठीक है, और वो निकालना पड़ेगा पहले। फिर देखो क्या दिया है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल कब होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल कब हो जाएगा? जब दोनों सेट सेम हो जाए। ये तो लग रहा है यही दोनों सेट सेम होगा तभी ये पॉसिबल होगा। और ये सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, ए इक्वल टू बी, तो सी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर सेम होगा तो यहाँ पे ए बन जाएगा। मान लो ए दोनों सेम है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए बन जाएगा, या बी है तो बी बन जाएगा। तो ये पॉसिबल होगा जब भी दोनों अगर सेम है तभी पॉसिबल होगा। और इसमें क्या बोल रहा है ये समझाया भी है जरा। ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बी हो जाएगा। मान लो ये बी है, तो ए सबसेट ऑफ बी है, और यूनियन लोगे तो बड़ा वाला सेट आ जाता है। मान लो इसके अंदर ये है, तो ये बी है, ए यूनियन बी बी आ जाएगा, और इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। और बी सबसेट ऑफ ए है, इसका उल्टा ले लिया तो यूनियन में ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन में बी आ जाएगा। इफ ए इक्वल टू बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, इक्वल रहेगा तभी पॉसिबल है। ए और दूसरा देखते हैं, ए एंड बी आर सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज क्या होगा? तो ए माइनस बी, ए एंड बी आर सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज। तो इसको निकालो। अब इसका अल्टरनेट फॉर्म में लिख दो। अल्टरनेट फॉर्म क्या होता है? जो माइनस में रहता है ना वो कॉम्प्लीमेंट में बन जाएगा। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और जब भी पूरा जो इंटरसेक्शन या यूनियन अगर सेम है ना, तो ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। उस रूल का नाम है एसोसिएटिव लॉ। या तो पूरा इंटरसेक्शन में है तो ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हो, या सारे के सारे यूनियन में है तो ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट इंटरचेंज कर लिया, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को साथ में ले लिया, ये नल सेट एम्प्टी सेट बन गया। और नल सेट का इंटरसेक्शन किसी के साथ में लोगे तो नल सेट ही आ जाएगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो कि ए क्रॉस बी ऐसा डिफाइन होता है। ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। फॉर एग्जाम्पल ए अगर ए बी सी है और बी पी क्यू है, तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होगा? ए पी और ए क्यू, बी पी बी क्यू। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले किसको लेना है, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा नहीं लेना है, पी ए पी बी ऐसा नहीं लेना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। ये जो ए क्रॉस बी ले रहा है ना, तो ए वाले के एलिमेंट पहले ही होने चाहिए और बी वाले के एलिमेंट बाद में आने चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी होता है। अगर दोनों में से एक सेट अगर नल सेट बन जाए, ये ए क्रॉस बी एम्प्टी कब होगा? ए क्रॉस बी नल सेट कब होगा?
या तो पहला वाला नल सेट हो जाए या दूसरा वाला नल सेट हो जाए। और अगर समझो दोनों में से एक इनफाइनाइट हो जाए और दूसरा भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो पूरा प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। देख ही सकते हो। फिर ये बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत है। तो अगर आप एनडीए का पढ़ाई कर रहे हो ना, एनडीए का तैयारी कर रहे हो, इतना टेंशन नहीं लेना है। हम सब कुछ, हर एक किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अपना देखने का, तैयारी करते रहने का। और मुझे ये नहीं आ रहा है, अगर कुछ मतलब मुझे ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, ऐसा टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना है। आप डेली कोई दिन मिस मत करो और डेली तैयारी करते रहो, ठीक है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डेली, थोड़ा या ज़्यादा डेली तैयारी होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस बना के रखो सब्जेक्ट का। और ये टेंशन के साथ में नहीं पढ़ना है कि मेरा ये नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, ये नहीं हुआ है। ऐसा सब कुछ इतना जाए, सब कुछ किसी को पता नहीं रहता है। तो बेस्ट वे है, जब आप प्रॉब्लम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर करते हो, अगर 20 क्वेश्चन डेली, 20-25 क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो आराम से एनडीए एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। कंसेप्ट तो पता रहना चाहिए, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेना है कि मुझे सब कुछ आना ही चाहिए, सब कुछ किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो इसका टेंशन लेके मत करो, आप बस करते जाओ, थोड़ा थोड़ा डेली तैयारी करोगे, अल्टीमेटली देखोगे आप एकदम इजीली एग्जाम दे दोगे, पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छा स्कोर भी कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर सेट्स सच दैट एन ऑफ ए क्रॉस बी 6 दे दिया है, और ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट्स है। फाइंड द सेट्स ए बी, ठीक है। तो मान लो ए क्रॉस बी दे दिया आपने को ये। अब इसको देख के ही लग रहा है ना, पहला वाला एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3 बिलोंग करेगा ए को। और जो इसके दूसरे वाले सेट है 2 और 1 और 2, मतलब 1 और 2 बी को बिलोंग करेगा। तो एन ऑफ ए हो गया 3, एन ऑफ बी हो गया 2, और सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट बी में ये आ जाएंगे। तो उल्टा पूछ लिया है, क्रॉस दे दिया है और अलग अलग पूछा है, तो भी आप कर सकते हो। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, हाँ ये याद रखो। ये मान लो कि एन ऑफ ए क्रॉस बी पी क्यू है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर पी क्यू हो जाएगा, याद रखो। ये काम का चीज है। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस डिफाइन होने के लिए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को और फॉर ऑल ए इन ए, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी और बी ए दोनों बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो फिर ए सी, अगर ए सी बिलोंग किया आर को, तो ए बी तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर कुछ सिंपल है जो कंफ्यूज कर सकते हैं, कि मान लो दो फंक्शन दिया है अलग अलग, और प्लस निकालना है। प्लस कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड कर दो। माइनस कैसे निकालोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। और ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट, एक डॉट होता है, एक डॉट होता है और एक ओ होता है, ठीक है। तो डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये ओ मतलब कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, दोनों का मतलब अलग अलग है। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई कर दो। और ये डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवीजन कर दो। ये देखो मल्टीप्लीकेशन वाला एक क्वेश्चन आया भी है 1-2 साल पहले। तो ऐसा नहीं कि एकदम ये सिंपल, क्या ये सिंपल चीजें ही आ जाता है एग्जाम में। फिर एक चार्ट है, ठीक है। चार्ट में बहुत सारे रिलेशन दिया है, और इसमें आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन सा है।
तो 2-3 डिस्कस मैं करता हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेना। तो मान लो अगर ए बी बिलोंग्स टू द इंटीजर है तो ए माइनस बी इंटीजर होगा, ठीक है। तो कोई भी दो इंटीजर ले लो ना, उसका डिफरेंस इंटीजर आएगा ही आएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मान लो कि ए माइनस बी इंटीजर है, और रिफ्लेक्सिव के लिए ना बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, बी को ए ले लेते हैं। तो बी को जब ए लोगे तो ए माइनस ए जीरो आएगा, जीरो इंटीजर है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि माइनस भी चलता है इसमें, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर ए माइनस बी और बी माइनस सी इंटीजर है तो ए माइनस सी भी इंटीजर हो जाएगा। फिर ए, अगर ए बी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर और ए प्लस बी, तो ऐसा नेचुरल दो नंबर ले लो जिसका सम करने पर इवन आए। तो 1 और 3 ले लिया, 1 और 3, तो मान लो 1 और 3 लिया है आपने, और 3 को 1 ले लो, तो 1 प्लस 1 भी इवन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। और 1 प्लस 3 और 3 प्लस 5, तो भी ये गलत दे दिया शायद, ये भी आना चाहिए ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको चेक करना। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी मतलब बी अपॉन ए, ठीक है। तो दो नंबर ऐसा लो जिसमें ए डिवाइड्स बी करे, तो 1 2 ले लो, 1 2 लोगे, मान लो 1 और 2 ले लो, तो 2 अपॉन 1 करोगे तो सही बात है, और 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 1 तो सही बात है, लेकिन 1 अपॉन 2 गलत बात है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा डिवाइड करोगे तो, है ना। 2 अपॉन 1 तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन 1 अपॉन 2 करोगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, और सिमेट्रिक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 1 1 2 3 ले लो, 1 2 3 लोगे तो 2 अपॉन 1 सही बात है, और नहीं तो 4 ले लो, 4 अपॉन 2 नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 अपॉन 4 करोगे ना तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो देखो 2 अपॉन 1 नेचुरल नंबर है, 4 अपॉन 2 नेचुरल नंबर है, तो 1 अपॉन और 4 अपॉन 1, हाँ ये भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो सही बात, तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, सिमेट्रिक नहीं आएगा। तो ऐसे एक एक करके देखना है। और ऐसे वाले इक्वेशन में ना खाली रिफ्लेक्सिव होता है, ये दोनों नहीं होता है, ठीक है। तो ये बनाना रहता है, आप इसको बना सकते हो। और ये जो है ये इसमें 1/2 1/2 ले लो, इसमें ए और बी को क्या ले लो, 1/2 ले लेना, दोनों के लिए चेक कर लेना, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो इसमें आप कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते क्या है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी अ आइडेंटिटी, सही बात है। मान लो एक ऐसा रिलेशन मैं लेता हूँ, जैसे 1,1 हो गया, और 2,2 हो गया, और 3,3 हो गया, तो ये क्या है ना, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी नहीं होगा। मान लो कि मैं एक रिफ्लेक्सिव लेता हूं, तो एक रिफ्लेक्सिव ले लेता हूं, 1 1 2 2 ले लो, और 3 3 ले लो, और 2 3 ले लो, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होना चाहिए ना, हर एक जितने भी एलिमेंट्स है ना, सारे के पेयर इसके अंदर होना चाहिए। तो 1 1 दिख रहा है तो जो भी नंबर दिख रहा है सारे के पेयर मौजूद है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है ना, कि खुद के साथ ही पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 का 3 के साथ में पेयर बन रहा है, तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, यहाँ पे अलग ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इट्स सेल्फ वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो जाता है। रिफ्लेक्सिव
आइडेंटिटी नहीं होता है। वैसा यूनिवर्सल सेट के लिए यूनिवर्सल सेट रिफ्लेक्सिव होता है, आइडेंटिटी हमेशा सिमेट्रिक होता है, बट एवरी सिमेट्रिक इज नॉट आइडेंटिटी होता है, यूनिवर्सल सिमेट्रिक होता है। यूनिवर्सल तो सारे हो जाना चाहिए मुझे लगता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। If a relation is not symmetric, that does not mean that it is a anti-symmetric. Anti-symmetric इधर दिया है। रिलेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर को, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। और ए नॉट इक्वल टू बी है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर है। ये क्या दे दिया एक्स्ट्रा पता नहीं। तो ये एक्स वाई बिलोंग आर कर रहा है तो वाई एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। और अगर सिमेट्रिक नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये याद रखो, कहीं पे एक लाइन में दे देता है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए तो हर एक का इमेज होना चाहिए। जैसे अब देखो, ये पहला वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो -1 का इमेज इसके अंदर होना चाहिए। -1 का इमेज क्या आएगा, -1। अच्छा, इसमें तो है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और ये एक वैल्यू डालोगे एक्स का तो दो वैल्यू वाई का मिलेगा, तो वन मेनी, ये वन टू मेनी वाला हो गया, जो फंक्शन नहीं होता है। ये ऐसे ही फंक्शन नहीं होगा। बाकी चेक करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू का एक्स के लिए ना दो वैल्यू दे देगा, तो ऐसा फंक्शन नहीं होता है। वन टू मेनी वाला फंक्शन नहीं होता है। मेनी टू वन वाला फंक्शन हो जाएगा, दो एक्स के लिए वाई अगर है तो उसके लिए हो जाएगा। बाकी इसमें 0 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालोगे तो 1 आएगा, 4 डालोगे तो 2 आएगा। सही बात है, ये सब है इसके अंदर। तो क्या पूछा क्या है, हाँ, एक ही फंक्शन है सी वाला, नॉन ऑफ द अबव। नहीं, एक तो है सी वाला फंक्शन, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन कब होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, ऑन टू होने के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं ना, तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ऑल कांस्टेंट फंक्शन आर लीनियर फंक्शन। और ये सब क्या दिया है, नंबर ऑफ फंक्शन। अगर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है और एन ऑफ ए एम है, एन ऑफ बी एन है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ असाइनिंग images to every element of A, hence it is n की पावर m। अगर n of B लेस देन n of A है, ठीक है, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम A टू A m होता है, याद ही रख लो। हाँ, इधर मैंने एक चार्ट बनाया। अच्छा, अगर n ऑफ A m है और n ऑफ B n है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B हो जाएगा n की पावर m। मतलब ये जो B वाला रहता है ना, n की पावर A, और यहाँ पे m है, तो n की पावर m हो जाएगा। तो मैंने ऐसा टेबल भी बनाया है। ठीक है, टेबल में देखो, अगर दोनों इक्वल है, n ऑफ A और n ऑफ B इक्वल है ना, ए एन ऑफ ए और एन ऑफ बी इक्वल है, तो टोटल तो वही आएगा तीनों में, एन ऑफ ए एन की पावर एम। ऑन टू कितना आ जाएगा, एम फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये 1 एम फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये एन की, अगर एन ऑफ ए ग्रेटर देन एन ऑफ बी है ना, तो टोटल तो यही आएगा। ऑन टू फंक्शन कितना आएगा, तो ऑन टू के लिए फिर यहाँ जाना पड़ेगा, और 1 फंक्शन नहीं आएगा इसके अंदर। और एन ऑफ ए लेस देन एन ऑफ बी है ना, तो इसमें ऑन टू फंक्शन नहीं आएगा। और 1 कितना आ जाएगा, एन पी एम, जो ए एन पी आर वाला है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो वाला फॉर्मूला इधर लग जाएगा। तो ये टेबल याद रखो। और एम लेस देन एन है,
तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये तो बनाया ही मैंने, लेस देन वाले में ऑन टू फंक्शन 0 आएगा। मान लो कि एग्जाम्पल है 2024-1 का, एक सेट दे दिया, ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा। तो ये मान लो कि अपना एन कितना है, एम दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये 5 दे दिया है, और एन दे दिया है 2। तो बनाओ ये वाला फॉर्मूला, एन की पावर एम 2 की पावर 5 माइनस 2c1 और ये n-1 2-1 जीरो जहां पे हो रहा है ना, जीरो से पहले वाला लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे अगर n का वैल्यू डालोगे 2-2 डालोगे तो ये जीरो मिलेगा, इसके बाद वाला सब जीरो हो जाएगा, तो यहीं तक लेना है। तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, और 2c1 2 होगा, और ये 1, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर, तो ये याद रखो, ये चार्ट तो काम का चीज है लग रहा है। और फिर ये 4 फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दोनों अलग अलग प्लस दिया है, तो के एक्स फंक्शन क्या बन जाता है, डायरेक्ट याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसा बनाना पड़ता है इसको। फिर अगर प्लस वाला से मल्टीप्लीकेशन बन रहा है ना, तो ए पावर के एक्स लेना रहता है, और मल्टीप्लीकेशन वाला है दोनों तो एक्स की पावर एन लेना है। और ऐसा मल्टीप्लीकेशन से सम बन रहा है, तो ये लॉग में ही पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन से सम बनना लॉग में पॉसिबल है। तो ये 4 तो याद होने चाहिए, 4 स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो किसी फंक्शन में ना अगर एक्स को रिप्लेस करोगे आप माइनस एक्स से, तो अगर मान लो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डाला और बाहर माइनस आया ही नहीं, माइनस कीजिए ये, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। और मान लो कि किसी फंक्शन में एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से और माइनस बाहर आ गया, तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे ये इवन वाले ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये इवन फंक्शन है। यहाँ 2 से डिवाइड भी कर दोगे तभी भी इवन ही रहेगा। ऑड फंक्शन में क्या क्या है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, साइन एक्स, एक्स क्यूब, एक्स कॉस एक्स, इवन इंटू ऑड भी चलेगा, ऑड हो जाएगा, और ये इवन इंटू ऑड तो ऑड ही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो, तो ये इवन के लिए और ये ऑड के लिए। फिर एक चार्ट है जिसमें डोमेन और रेंज सब दिया है। ठीक है, ये पता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको टाइम निकाल के ना इसका थोड़ा सा ग्राफ भी बनाने का, ग्राफ बनाओ, फिर डोमेन और रेंज देखो। डोमेन मतलब एक्स वैल्यू, ठीक है, मान लो कोई ये एक्स वाई है, तो एक्स क्या क्या पॉसिबल है, कहाँ से कहाँ एक्स का वैल्यू मूव कर सकता है, या एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो एक्स वैल्यू मतलब इनपुट होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो डोमेन मतलब एक्स वैल्यू, डोमेन मतलब पॉसिबल एक्स वैल्यू। ठीक है, पॉसिबल एक्स वैल्यूज। और रेंज होता है ना, रेंज होता है वाई वैल्यूज। ठीक है, तो जो एक्स डालने पे वाई क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, मतलब वाई का लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक जा रहा है। कभी कभी इनफाइनाइट भी, वाई क्या होता है कि इनफाइनाइट, जिससे मान लो कि एक्स का वैल्यू डालने से वाई क्या क्या पॉसिबल है। तो एक्स वैल्यूज मतलब डोमेन, और जो आंसर मिलेगा वही रेंज होता है, वाई वैल्यूज मतलब रेंज। जैसे ये देखो, मान लो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में आप कुछ भी डालो आपको आंसर वही मिलेगा, तो रेंज तो वही आ गया, फिक्स के आ गया। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये अपना 11th-12th का बुक में से, 11th का बुक में से अच्छे से कर सकते हो, एक एक को अच्छे से करो, थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, फिर उसका डोमेन देखो, रेंज देखो। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ना, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आएगा, वो एफ ऑफ 1 1 होगा, एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ एक्स को ना आप वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, तो अगर वाई इक्वल टू एक्स है या फिर वाई इक्वल टू एक्स है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा इसका रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। और वाई वैल्यू जो होगा ना पूरा ये आर, वाई वैल्यू भी आर ही आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये आपका
अब 1,1, 1,1, इसमें वन वन डालोगे एक्स का वैल्यू तो वाई भी 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, ऐसा ही नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये ड्रॉ करोगे तो इसमें एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। और ये जो ग्राफ है ना, इसका रेंज देखोगे तो पूरा वाई, मतलब वाई वैल्यू अगर देखोगे तो पूरा नीचे से ऊपर तक आ जाएगा, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो इसमें ये डोमेन भी आर, रेंज भी आर हो जाएगा। स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर में डोमेन तो रियल नंबर होगा लेकिन रेंज हो जाएगा 0 से लेके, स्क्वायर वाला फंक्शन या मॉड फंक्शन, ठीक है, मॉड या स्क्वायर में जरा देख लेना, इसमें डोमेन तो आर आएगा लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। फिर क्यूबिक फंक्शन, क्यूब वाला है तो उसका भी डोमेन रेंज, लीनियर फंक्शन है कोई तो आर से आर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये -d/4a लिखा है, ठीक है, -d/4a कॉमा इंफिनिटी। तो क्वाड्रेटिक है तो या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या तो नहीं तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, क्वाड्रेटिक है तो ऐसा वाला ग्राफ है तो यहाँ से लेके और ऊपर आसमान तक पूरा जाएगा रेंज। और ऐसा वाला ग्राफ है, डाउनवर्ड वाला ग्राफ है तो यहाँ ये मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम तो नीचे माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। फिर ये देख लो क्यूबिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट क्या वैल्यू हमेशा ना 0 या 0 से बड़ा होता है, तो इसका डोमेन हो जाएगा 0 से 0, रेंज भी वही हो जाएगा 0, इसका ग्राफ भी देखना चाहिए आपको। क्यूब रूट फंक्शन है तो डोमेन और रेंज दोनों आर आर होता है। रैशनल फंक्शन है तो आर माइनस ये डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा वो माइनस कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लो, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। अब ये सब अच्छे से करोगे ना तो टाइम जाएगा इसमें, इसमें थोड़ा सा आप इसको एक बार देखना चाहिए एग्जाम से पहले। एब्सोल्यूट फंक्शन है तो डोमेन तो आर आ जाएगा लेकिन रेंज आ जाएगा 0 से इंफिनिटी। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम मतलब यही होता है कि मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स होता है, ठीक है ना, मॉड एक्स बाई एक्स। तो ये इसका डोमेन तो आर आ जाएगा लेकिन इसका रेंज क्या आएगा, 3 ही वैल्यू आएगा, -1, 0 और 1 आ जाएगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन आर आएगा लेकिन ये रेंज इसका आई होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन आर होता है लेकिन इसका रेंज होता है 0 से 1, 1 इंक्लूड नहीं होता है, 0 से लेके 1 तक जाता है ये। और फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले का भी आना चाहिए। साइन का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन आर रियल नंबर लेकिन रेंज -1 से 1। कॉस एक्स का रियल नंबर डोमेन आर होता है और रेंज -1 से 1। tan एक्स का आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और रेंज हो जाएगा आर, ठीक। और डोमेन के लिए एक मैंने लिस्ट भी बनाया है कि जैसे लीनियर फंक्शन है तो लीनियर ये मॉड वाले फंक्शन है तो उसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल नंबर आर हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसा मतलब नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, रूट वगैरह नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर आर हो जाएगा। चाहे ये ऐसा मॉड वाला फंक्शन है उसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा ये रियल नंबर आर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी डाल दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसा रिमेनिंग आप देख सकते हो। फिर फ्रैक्शन वाला अगर कोई है तो इसमें डोमेन क्या रहता है कि आर माइनस ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, आर माइनस जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना वो माइनस कर दो। और खाली स्क्वायर रूट है तब, स्क्वायर रूट है तो ये रूट के अंदर जो भी है ना उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तब तो वहाँ खाली ग्रेटर देन 0 ले लो, ठीक है। इसको जो सॉल्व करके आएगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑन टॉप, अगर ऊपर स्क्वायर रूट है तब क्या करोगे, तो फिर जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उससे जो आंसर आएगा वो, और ऊपर जो रूट है ना उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा दो। फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका डोमेन हो जाएगा।
और पूरा अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अगर रूट के अंदर है तो न्यूमरेटर वाला रूट में ना ग्रेटर देन और इक्वल टू लेना है टॉप में, और बॉटम में है जो ना खाली ग्रेटर देन जीरो लेना है। तो इसको लेके सॉल्व करना है, जो भी आएगा इंटरसेक्शन से आंसर आ जाता है। फिर ये मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स है तो एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, और मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देखो इसको समझना है तो ऐसे देख लो, एक को समझा रहा हूँ। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये मॉड एक्स है। और y इक्वल टू ये एक्स, एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है। तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा कहाँ पे है? यहीं पे बड़ा है, राइट साइड। तो यहाँ ये मॉड एक्स है और ये एक्स है, तो यहीं पे बड़ा है। कब किसके लिए बड़ा, कौन सा एक्स के, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए बड़ा है? कि जब एक्स नेगेटिव होगा ना, माइनस यहाँ ये नेगेटिव वाले एक्स के लिए है। सिमिलरली अगर इसको समझना है तो ये मॉड एक्स हो गया, ठीक है। और फिर y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाला है, और ये दोनों आपका मॉड एक्स है। तो ये मॉड एक्स माइनस एक्स से बड़ा कब होगा? ये जो मॉड एक्स है माइनस एक्स से बड़ा कब होगा? जब एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तब, ठीक है। और वैसा ही मॉड एक्स एक्स से नेगेटिव हो जाए या मॉड एक्स माइनस एक्स से नेगेटिव हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें नल कुछ भी सोल्यूशन नहीं आता है। फिर एक ऐसा देख लो, अगर लीनियर बाय लीनियर है ना, लीनियर बाय लीनियर है तो डोमेन क्या हो जाता है? जहां पे आर माइनस, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वो माइनस कर दो बस। और रेंज क्या होता है ना, रेंज होता है आर में से ये सब ट्रैक कर दो, ए और सी का ए बाई सी माइनस कर दो, ठीक है। तो रेंज में ए बाई सी माइनस कर दो। फिर आगे देखते हैं। फिर ऐसा कुछ दे दे, डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस अपॉन बिना मॉडुलस वाला। तो देखो इसमें खाली डेनोमिनेटर आपको देखना है कि डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है। थ्री पे जीरो हो रहा है ना, तो आर माइनस थ्री इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज में देख लो, रेंज में एक बार प्लस माइनस के साथ ओपन करो, प्लस माइनस के साथ ओपन करोगे तो एक बार वन मिलेगा, एक बार माइनस वन मिलेगा। तो रेंज में दो वैल्यू पॉसिबल है, माइनस वन से वन। फिर ऐसा कुछ दे दे, डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट वाला। रूट वाला के लिए मैं क्या बताया कि रूट के अंदर जो भी है ना उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ले लो, ठीक है। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये ऐसा लेस देन आ गया होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, कैसा भी बनाओ इसको सॉल्व किया है। तो फिर यहाँ भी आया, देखो यहाँ से ले लिया इक्वल, क्योंकि जब ऊपर एक ही सिंगल रूट है ना तो उसमें ये वाला केस है, कौन सा वाला, ये वाला केस है ना, तो इसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू लेते हैं। तो फिर ये इसी को सॉल्व करके फिर ये राइट साइड ले लिया होगा। तो मॉड एक्स लेस देन अगर ए है तो इसका आंसर होता है माइनस ए से लेके ए तक आंसर होता है, ठीक है। तो ये आंसर बना दिया इसने। तो ये एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू मतलब डोमेन, एक्स का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पॉसिबल है, तो इसका डोमेन मतलब ये हो जाएगा। फिर ये देखो, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिटरमाइन द रेंज। तो देखो जो ये है ना, ये देखो ये हमेशा या तो जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। आप डाल के देख लो, जीरो डालोगे तो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन जीरो बन जाएगा। अब जीरो छोड़ के कोई भी वैल्यू डालो तो उसके लिए जीरो से बड़ा ही होगा। तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब y आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर के। एक्स जीरो डालोगे तो वन ग्रेटर देन जीरो आ गया, फिर जीरो को छोड़ के कोई वैल्यू डालो तो भी ये हमेशा ये ग्रेटर देन। अब इसको डिवाइड कर दो वन प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये ऐसा आ गया, मतलब ये पूरा y है ना, तो y आपका लेस देन वन आ गया। और y किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है, तो ये रेंज हो जाएगा जीरो से लेके वन ऐसा। और जहाँ पे इक्वल नहीं रहता है ना, ये राउंड ब्रैकेट आता है। राउंड मतलब ओपन इंटरवल, और ये इक्वल मतलब क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड में इंक्लूडेड रहता है ये एंड वैल्यू, और ये ओपन में एंड वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहता है। फिर ऐसा ये भी क्वेश्चन आया हुआ ही है आपका, पी वाई क्यू ही है शायद। तो अगर ऐसा कुछ दे दे तो डरना नहीं है, आप जो भी दिया है ना इसको आप टी ले लो।
टी स्क्वेयर माइनस 5t और प्लस 6 ले लो इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो तो इसके फैक्टर आ जाएंगे -2 और -3। तो या तो t आपका 2 बनेगा या फिर t आपका 3 बनेगा। t क्या लिया था हम लोग ने, मॉड x को लिया था। ये मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और नहीं तो ये हो जाएगा 3। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपका ये है ना 2 है, तो x क्या होता है, x होता है 2 से लेके और 3 तक आंसर हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 3 से लेके और 4 तक आंसर हो जाएगा। तो ये 3 से 4 तक और ये 2 से, दोनों में कॉमन और है ना, और मतलब यूनियन हो जाएगा। तो या ये रियल नंबर पे प्लॉट करो, 2 से लेके 3 तक, बीच में कहीं 0 बना लो, 2 से लेके 3 तक 2 इंक्लूडेड है और ये ओपन है, और फिर 3 से लेके 4 तक, यहाँ 3 से लेके यहाँ मान लो 4 है और यहाँ ओपन है। तो क्या हो जाएगा, पूरा और मतलब यूनियन होता है। तो दोनों का यूनियन मतलब एडिशन, दोनों ऐड कर दो। तो 2 से लेके, अब यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऐड करोगे तो इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते, फिर ऐसा कुछ दे दे, दो फंक्शन अलग अलग दे दे और उनका कंपोजिट फंक्शन पूछे। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो एफ रहने दो, ऐसा लिख दो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दो। अब जी ऑफ एक्स का अंदर वैल्यू डाल दो। तो अभी जब ये एफ ऑफ एक्स है और एक्स क्या है, ये पूरा चीज अंदर जो है ना ये एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स में लॉग हो जाएगा एक्स। ये एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। तो जहाँ एक्स है ना उसकी जगह पे ये पूरा वैल्यू आप डाल दोगे, ये पूरा वैल्यू डाल दोगे एक्स की जगह पे। तो ये सिंप्लीफाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर एक देख लो, अगर मॉड एक्स लेस देन एम है तो एम का वैल्यू क्या होता है, मतलब अगर मॉड एक्स लेस देन एम है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -m से, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -m से लेके m तक हो जाएगा, इक्वल में इक्वल आ जाता है। और अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन एक m है तो x ग्रेटर देन m एंड x लेस देन -m होता है। और ये वाला थोड़ा स्पेशल केस है, देख लेना। अगर मॉड एक्स m लेस देन मॉड एक्स लेस देन n है तो ये हो जाता है उल्टा, पहले ले लेने का, -n, यूनियन और mn, ये हो जाएगा। और फिर एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है, x + y लेस देन x + y। फिर मॉड x मतलब ये, तो अगर कहीं √x² लिखा है तो इसका मतलब होता है मॉड x है, और मॉड x मतलब +-x होता है। फिर एक क्वेश्चन भी मैंने लिया ऐसा कि अगर मॉड ऑफ 4x - 5 लेस देन और इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये वाला अप्लाई किया और इसमें से x का वैल्यू निकाला तो ये हो जाएगा। फिर कुछ PYQ देख लेते हैं 2025 वाला। तो ये 2025 1 का, ठीक है, 1 का क्वेश्चन है। एक फंक्शन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है ना कि, और f(2) भी दे दिया है और f16 तक जाना है। तो 16 तक जाना है ना, तो ये बनाना पड़ेगा आपको। तो आप 1 से स्टार्ट करो, मान लो x को पहले 1 ले लो, xy को 1 1 ले लो, देखो क्या आ रहा है। तो 1/1 1 हो जाएगा और f(1) अपॉन f(1) आएगा। तो f(1) आ गया ये। फिर f(2) तो अपने पास है ही है। अभी x को क्या ले लो ना, इसका 4 ले लो और y को 2 ले लो। तो अपने को 16 तक जाना है, डायरेक्ट नहीं जा पाओगे क्योंकि वैल्यू होना चाहिए। 4/2 2 हो जाएगा और f(4) अपॉन f(2) हो जाएगा। अब ये भी दिया है अपने को, ये दिया है 2 का वैल्यू 3 दे दिया है और f(4) और ये भी 3 दे दिया है। तो यहाँ से अपने को f(4) मिल गया, 3 × 3 9 मिल गया। वैसा ही अब x को 8 ले लो और y को 2 ले लो। तो क्या हो जाएगा, f(4/2) 8/2 4 हो जाएगा, f(8) होगा
और यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो एफ ऑफ 8 का वैल्यू हो जाएगा ना, एफ ऑफ 4 कितना आया 9 आया, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो ये 27 आ जाएगा। ऐसा ही एक्स को ले लो 16 और वाई को ले लो 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 8 और ये एफ ऑफ 16 अपॉन एफ ऑफ 2 ले लो, तो फिर ये एफ ऑफ 16 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 16 आ जाएगा 8 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ 8 है 27 और एफ ऑफ 2 है 3, तो 81 हो जाएगा। तो ये निकाल सकते हो ऐसा। और 1 इंटू 4, तो एफ ऑफ 1 1 है और एफ ऑफ 4 चाहिए ना, एफ ऑफ 4 कितना है, एफ ऑफ 4 है 9 है, तो 9 1 जा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो। फिर ये देखो फंक्शन दिया है अपने को एक्स वाई और एफ ऑफ 5 10 दिया है, तो इसके अंदर 5 क्रिएट करो। आप क्या करो ना, y को ले लो 0 और x को ले लो 5, तो 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और ये इसके अंदर डालोगे 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, और एफ ऑफ 5 का वैल्यू दे दिया है 10। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, आप इसके अंदर कुछ भी डालो 10 ही आंसर आएगा, तो ये तो 10 आ गया। और 20 और माइनस 20, तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 आपका 20 दे देगा। क्वेश्चन देखो इजी रहता है, आपको पता रहना चाहिए। देखो आप बोल रहे हैं ना कि इसका क्या बोल रहा है, क्या निकालना, क्या रेंज बोल रहा है, तो मान लो थोड़ा सा इसको सिंपल में लिख लेते हैं। y का वैल्यू ये इनवर्स है, मतलब x पावर -1 होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसको 1 अपॉन में लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स। तो y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगा, तो y बनाने के लिए ये पूरा बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ने देखा था कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है, ये पता रहता है अपने को। अब इसमें माइनस लगा दो, तो माइनस लगाओगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा सब साइन चेंज हो जाएगा। इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 और 1 ऐड कर दो, और ये 1 प्लस 1 लगाओगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब रेसिप्रोकल ले लो, फिर से रेसिप्रोकल लोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/2 लेस देन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लेस देन आर इक्वल टू, अब इक्वल टू तो नहीं आएगा, 1 अपॉन 0 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता है, 1 अपॉन ये y हो गया, तो y आपका आ गया 0.5 से लेके और ये इन्फिनिटी आ गया, तो 0.5 से इन्फिनिटी दिया भी है आंसर। क्वेश्चन तो सिंपल रहते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। आप देखो ये मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, डोमेन, डोमेन पूछा है, तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर r होता है, कुछ भी डाल दो इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का वैल्यू ये दे दिया है, कंसीडर द, पूछा क्या है यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू चाहिए ना, तो मतलब p प्लस क्यू कैसे बनेगा, x की वैल्यू 1 ले लो, x1 ले लो, x इक्वल टू 1 ले लो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 और ये p इंटू 1 और प्लस q हो जाएगा। f ऑफ 1 मतलब ये जो 1,1 दिया है ना, ये f ऑफ 1 1 होगा, f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2 4 होगा, f ऑफ 3 कितना होगा 7 होगा, ये दिया है, तो ये डाल दो इसका वैल्यू, 1 का वैल्यू 1 डालो और p इंटू 1 p हो जाएगा, तो p प्लस q 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 के लिए क्या होता है ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 का एक ही इमेज नहीं होना चाहिए, जैसे -1 का और 1 का एक ही इमेज नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सब अलग अलग है तो ये मेनी 1 हो जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग अगर है, इसी देखो यहाँ पे 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 7 है, 4 का 10 है, तो सबका अलग अलग इमेज है, हर एक एलिमेंट का 1 का अलग इमेज है, 2 का अलग इमेज है, किसी 2 का एक इमेज नहीं हो रहा है, मेनी 1 नहीं हो रहा है ना, तो ये 1 1 तो है। दूसरा क्या बोल रहा है कि f इज ऑन टू फंक्शन इफ इट्स कोडोमेन इज नेचुरल नंबर,
कोडोमेन नेचुरल नंबर के बराबर अगर है तो ऑन टू फंक्शन है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मतलब ये 1 4। अच्छा, ऑन टू होने के लिए क्या होता है? ऑन टू कब होता है? ऑन टू होता है कि जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए। कोडोमेन और रेंज, अब रेंज अपने पास है। रेंज क्या है? रेंज मतलब ये सेकेंड वाला 1 4 7 10, 1 4 7 10। और यहां से क्या बोल रहा है कि कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। कोडोमेन नेचुरल नंबर, तो दोनों अगर इक्वल है तो ऑन टू होगा और नहीं इक्वल है तो नहीं होगा। तो ये कहाँ इक्वल है? नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते रह जाओगे। तो नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है ना रेंज, तो ये इक्वल नहीं है मतलब ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू तो नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट नहीं होगा। फिर ये देख लो, ये अपना 25 का सेकंड वाला में आया था ये कि ये सब बताया क्या किए a माइनस बी इसके इक्वल है कि ये मैं दोनों इक्वल है, कौन किसके इक्वल है? तो a माइनस बी अभी हम लोग ने देखा था थियरी में। a माइनस बी क्या होता है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और b कॉम्प्लीमेंट राइट साइड वाले को देखो, इसको आप लिखोगे ना तो पहला वाला ऐसे रहता है, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, और कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया मतलब ये सही है। और दूसरा वाला a माइनस एल एच एस, पहले देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसको भी अब अल्टरनेट फॉर्म में लिखो तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस बी लिखा है। और इसका बना के देखो क्या लिखा है, ये ए माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी क्या लिखा है? तो ए कॉम्प्लीमेंट और माइनस इंटरसेक्शन लग जाएगा और दूसरे वाले पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल नहीं है, तो दूसरा वाला गलत है। सिलेक्ट द आंसर, ओनली वन हो जाएगा, टू तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये सेट का क्वेश्चन है, क्या बोल दिया है इसमें? इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 34 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। 34 क्रिकेट वाले हैं, 26 फुटबॉल वाले हैं, एंड ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। और हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाओगे ना सेट थियरी से तो थोड़ा ये वेन डायग्राम से इजी रहेगा। मान लो ये क्रिकेट वाले हैं और ये फुटबॉल वाले हैं, और इसका इंटरसेक्शन वगैरह नहीं दिया, तो मान लो ये एक्स ले लो, इंटरसेक्शन एक्स है, मतलब दोनों खेलने वाले एक्स बच्चे हैं। तो 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट वाले हो जाएंगे 34 माइनस एक्स, और 26 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, तो 26 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जो दिया है ना इसका मतलब क्या हो गया, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। मतलब ये जो 45 के 45 है ये दोनों इसके अंदर से ही आएगा। इसके जैसे सेट में क्या होता है, देखो ऐसा वेन डायग्राम रहता है, तो कुछ एलिमेंट्स तो ये दोनों के अंदर रहता है और कुछ एलिमेंट्स बाहर रहता है। तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी ये 45 है ना टोटल, ये दोनों के अंदर से ही आएगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 45 है आपका, ये दोनों को ऐड करने से ही मिलेगा। ये सब ऐड कर दो तो इसके अंदर से ही 45 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसल, 34 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 माइनस एक्स इक्वल टू 15 आ गया। एक्स को राइट साइड ले लो तो 60 और माइनस 15 इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया 45 माइनस करना है यार, तो एक्स आ गया 15। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आ गया 15, इंटरसेक्शन 15 आ गया।
और पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम। तो एग्जैक्टली वन गेम मतलब ना खाली इतना वाले, या तो ओनली सी वाले या ओनली ये वाले। तो ये हो जाएगा आपका, तो या तो एग्जैक्टली वन गेम, तो एग्जैक्टली फुटबॉल वाले ले लो, एग्जैक्टली क्रिकेट और एग्जैक्टली फुटबॉल वाले। एग्जैक्टली इसमें कितना आ जाएगा, 34 माइनस एक्स आ जाएगा, और मतलब प्लस। और एग्जैक्टली फुटबॉल वाले कितना आ जाएगा, 26 माइनस एक्स। ये बताना है कि कितना होगा, ये 34 प्लस 26 60, और एक्स माइनस 2x हो जाएगा, तो 60। और ये कितना आया था 15, 2 इंटू 15 आ जाएगा। तो ये कर लो 60 और माइनस इसका डबल करोगे तो 30 आएगा, तो 30 आंसर आ जाएगा। तो ये PYQ में भी दिया हुआ है ऐसा, ये तो ऐसा 4-5 क्वेश्चन कर लो बस हो गया, कर सकते हो एग्जाम में ऐसा आया तो। एक और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, सेम होगा या सिमिलर होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, if the two sets A and B are having 43 elements in common, then the number of elements common to each of the sets AB and BA। ठीक है, तो ऐसा पूछ रहा है दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अगर दोनों में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट्स, तो ये हो जाएगा ना 43 इंटू 43 हो जाएगा, तो 43 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर ये आपका NDA 2 में ही पूछा था, 25 का 2 वाला क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा है। देखो माइनस खाली डिफरेंस वाला आपको पता रहना चाहिए। तो x माइनस वाई मतलब क्या, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इंटू y माइनस एक्स क्या, एक y माइनस वाई इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा। तो मान लो ये x है और ये y है, तो x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई ये वाला पार्ट होगा इतना, है ना, ये x माइनस वाई। तो ये आया कैसे, पूरे x में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, तो x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y कर दिया। और वैसा ही दूसरा वाला क्या है, y में से, और खाली ओनली y ये चाहिए ना, y माइनस एक्स, तो ये y माइनस एक्स से पूरे y में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, ये माइनस कर दो। अब x में बोल रहा है 3n एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन कितना है n एलिमेंट्स, ये हो गया। और y में 2n एलिमेंट्स बोल रहा है, और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है n, तो ये 2n इंटू और इंटू n, तो 2n स्क्वायर, 2n n स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस वाला देखो, ये थियरी पता है तो आप ये कर लिया होगा। फिर रिलेशन वाला दे दिया एक, कि मान लो एक सेट ए दे दिया, बी सेट दे दिया, हाउ मेनी एलिमेंट डज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी करेस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन हैव वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू। मॉड एक्स मतलब क्या हो जाएगा, मॉड एक्स में क्या क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें -3 भी +3 बन जाएगा, -2 भी +2 बन जाएगा, -1 भी 1 बन जाएगा, और पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव रहेंगे ही, और 0 वाला रहेगा ही नहीं। और y में क्या क्या आ जाएगा, y क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो y पॉसिबल हो सकता है 0 1 4 9, तो मॉड x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा। ठीक है, मॉड x में ये आ जाएगा, और मॉड y में ये आ जाएगा। बोल रहा है कि मॉड x लेस देन y वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो मॉड x लेस देन y होना चाहिए। तो 0 और 0 के साथ में क्या बन जाएगा, 0 के साथ में और
जीरो लेस देन वाई, तो जीरो और वन बन सकता है, और जीरो और फोर बन सकता है, और जीरो और नाइन बन जाएगा। फिर वन के साथ में क्या बन सकता है, इधर से वन लोगे तो वन से बड़ा इधर लेना पड़ेगा, तो वन फोर और वन नाइन लेना पड़ेगा। इधर से अगर टू ले रहा है तो इधर से टू से बड़ा लेना पड़ेगा, तो टू फोर और टू नाइन लेना पड़ेगा। और इधर से थ्री ले रहा है ना, तो थ्री से बड़ा इधर से लेना पड़ेगा, तो थ्री से बड़ा थ्री फोर और थ्री नाइन। कितना हो रहा है देखो, दो दो चार छः, दो आठ एक नौ, नाइन एलिमेंट्स बनेंगे इसके अंदर। ठीक है। फिर कंसिडर द डोमेन। डोमेन क्या बोला है कि आप देख लो, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर में आप कुछ भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर में कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि माइनस भी डालोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप कुछ भी एक्स के अंदर डाल सकते हो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो सोचना नहीं है, पूरा रियल नंबर आर हो जाएगा डोमेन। आपको खाली यही ध्यान रखना है कि एक्स का वैल्यू क्या क्या इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जब स्क्वायर दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी डाल दो, जीरो डालो, वन डालो, वन डालोगे तो भी चल जाएगा। तो आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो बस यही देखना है कि एक्स का वैल्यू क्या आप क्या नहीं डाल सकते हो। इसमें स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर की वजह से आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर ये दे दिया था आपको कंसीडर द फंक्शन, और फिर इसके अंदर तो पहला तो ये जीरो डालो, तो इसका मतलब हो गया ना एफ ऑफ कितना एफ है, दो तीन चार पाँच, चार और पाँच। तो सबसे पहले आप डालोगे ये, इसका वैल्यू डालोगे, जीरो डाल के देखो, टेन की पावर जीरो, नीचे लिख देता हूँ, टेन की पावर जीरो माइनस टेन की पावर माइनस जीरो अपॉन टेन की पावर जीरो प्लस टेन की पावर माइनस जीरो। अगर ये डालोगे तो क्या होगा, टेन की पावर जीरो वन हो जाएगा, और ये वन अपॉन वन होगा, ये वन प्लस वन अपॉन वन होगा, तो ये वन अपॉन वन वन बनेगा, तो वन माइनस वन जीरो बन जाएगा, जीरो अपॉन टू जीरो ही आ जाएगा, तो ये जीरो बनेगा, ये जीरो बन जाएगा। फिर ये एफ ऑफ जीरो डालोगे, वो भी जीरो बन जाएगा, जीरो 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 बनते जाएगा, तो लास्ट वाला भी जीरो ही बनेगा। ठीक है। फिर व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अच्छा, इनवर्स वाला कैसे इनवर्स निकालते हैं वो देखो। इनवर्स निकालना है ना, थोड़ा सिंपल बना लो इसको। मान लो एफ ऑफ एक्स तो वाई हो गया, और टेन की पावर एक्स को ना आप क्या ले लो, टी ले लो, तो ये टी माइनस वन अपॉन टी हो जाएगा, और टी प्लस वन अपॉन टी, सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, टी स्क्वायर मन वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर में टी आएगा तो वो मैंने नहीं लिखा है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके ऐसा आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन टी। आप दोनों को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई टी स्क्वायर, मतलब इसमें इनवर्स निकालना है ना, तो मान लो कि ये y इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है ना, तो x इक्वल टू जो आएगा वही इनवर्स होगा, x इक्वल टू जो आएगा वही इनवर्स हो जाएगा। तो मान लो y इक्वल टू दिया ऐसा t में, तो t का जो आंसर आएगा ना वही इनवर्स हो जाएगा, तो t निकालना है अपने को। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वाई टी स्क्वायर प्लस वाई आएगा, और टी स्क्वायर माइनस वन, तो t वाला एक साइड कर लो। ठीक है, टी स्क्वायर वाला एक साइड कर लो। अब किसको लें, y प्लस वन कर लो, और टी स्क्वायर माइनस वाई टी स्क्वायर कर लो, तो ऐसा आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, वन माइनस वाई आ जाएगा, तो टी स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई, ये आ गया। और फिर टी क्या आएगा, टी का वैल्यू, टी का वैल्यू रूट आ जाएगा, वाई प्लस वन बाई वन माइनस वाई। अब टी क्या है, टेन की पावर एक्स है,
ठीक है। और 10 क्या है, 10 अपना क्या, टी क्या है, 10 की पावर एक्स है, 10 की पावर एक्स है, ठीक है। y प्लस 1/1 - y, और इसको मैं ऐसा वाला फॉर्म में लिख देता हूँ। दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग टू द बेस 10 ले लो, तो लॉग टू द बेस 10 लोगे ना, और x आगे आ जाएगा, और इधर भी पावर आगे आ जाएगा, और लॉग हो जाएगा y प्लस 1/1 - y। तो ये आंसर दिख रहा है, लॉग और 10 टू द बेस 10 तो 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 लॉग y प्लस 1, ये 1 प्लस वाई और 1 - x, ऐसा वाला आंसर। तो अगर y इक्वल टू एक्स में दिया है ना, तो x का वैल्यू निकालना रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो x का वैल्यू आता है वही इनवर्स रहता है। तो थोड़ा सिंपल बनाने के लिए t में कन्वर्ट कर लिया, और फिर t निकाला, और t का वैल्यू लास्ट में पुट करना है। t क्या लिया था हम लोग ने, 10 की पावर x लिया था। अब इसमें से x कैसे आएगा, लॉग लेने से आएगा। दोनों साइड लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग लिया, तो x log 10 टू द बेस 10 ही लिया है, और इधर भी बेस 10 ही लिया है, तो पावर आगे आ जाता है लॉग में। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा पता होगा, पावर आगे आ जाता है, और लॉग y प्लस 1/1 तो x इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप चेंज कर सकते हो इसको, आप एफ इनवर्स ऑफ, ये x मतलब क्या है, एफ इनवर्स x मतलब एफ इनवर्स ऑफ y है, और ये 1/2 लॉग ऑफ y प्लस 1, तो y को x से इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा। तो ज़्यादा ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको दिख गया बस टिक करो, आगे फिर आगे का सॉल्व करो। एक ही सम में लेके 1 घंटा नहीं लगाना रहता है। तो आई होप समझा रहेगा। इसमें मैंने ज़्यादा थियरी रिवाइज करवाया है कि आपको थियरी बहुत सारे, देखो इसमें 3 टॉपिक है, सेट्स रिलेशन और फंक्शन, 3 टॉपिक है। तीनों का थियरी पता रहना चाहिए, तीनों का थियरी पता रहना चाहिए। थियरी अगर जो 11th-12th में किया है तो वो तो कर ही लिया होगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये तीनों का थियरी ना, 3 अलग अलग टॉपिक्स, तो तीनों का थियरी अच्छे से पता रहना चाहिए। थियरी के बिना प्रॉब्लम करने जाओगे, प्रॉब्लम तो सिंपल है, इसके कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। सेट्स में क्या है, वही सेट्स में ज्यादातर यही यूज होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में देखा रहेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर फंक्शन तो बहुत वास्ट चैप्टर है, फंक्शन का तो कोई लिमिट नहीं है, और फंक्शन का नॉलेज आपको कैलकुलस में यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा। तो ये 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं। उतने अच्छे से मैंने थियरी तो नहीं लिया है, क्योंकि पूरा करने जाओगे तो 3-4 घंटे तो थियरी लग जाएगा इसका, तो भी ऐसा लगेगा कि पूरा नहीं हुआ है। नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कितना होता है, उसका चार्ट भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। चार्ट किधर गया, इधर। तो ये चार्ट भी आप कॉपी कर लेना, अच्छे से काम आएगा। और ये ग्रुपिंग वाला के जगह पे ना ये वाला फॉर्मूला लगा देना, लेकिन जीरो से पहले वाले लेते हैं, जहाँ पे जीरो बन रहा है उससे पहले वाला लेते हैं। एक क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा इधर। तो मेन पार्ट हमने किया है, और लेकिन इसको और अच्छा करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है इसको समझने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, फिर डोमेन और रेंज देखो, एक्स वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू क्या है। एक्स वैल्यू मतलब डोमेन, वाई वैल्यूज मतलब रेंज होता है। तो थोड़ा आप पहले तो टाइम दो थियरी के लिए, ऐसा मत सोचो कि ये आएगा कि नहीं, एग्जाम में आएगा कि नहीं, और ये करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आप एक बार सेट्स, रिलेशन, फंक्शन ये सारे थियरी कर लो, क्योंकि इसका काम भी ना आपको, देखो सेट्स का आपको काम कहाँ पे लगेगा, फिर से प्रोबेबिलिटी जब आएगा ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी में सेट वाले लग जाएंगे। सेट वाले उसका सब उसका यूज आपको प्रोबेबिलिटी में लगने लगेगा। जैसे ये है, अब यही फॉर्मूला आपको ऐसा लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा ना, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही लग जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी में लग जाएगा। रिलेशन हो गया। फंक्शन का तो बहुत यूज है, कैलकुलस में है, फिर आप देखोगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी फंक्शन लग जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सारे
टाइम थोड़ा दे के आप इसको नॉलेज बना लो थोड़ा सा। इसके लिए फर्स्ट चैप्टर मैंने इसको लिया है, और इसको थोड़ा सा टाइम दे के 2-4 दिन ऐसा थियरी बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अपना एक नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स। दूसरे का नोट्स कितना भी अच्छा हो ना तो उससे मतलब नहीं रहता है। खुद का नोट्स एक बनाओ, एक सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स में क्या होना चाहिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट और अननोन फॉर्मूले लग रहा है कि मैं कोई फॉर्मूला मुझे मिला या कोई शॉर्ट ट्रिक मिला, तो ऐड करते जाओ, ऐसा बनाते जाओ, ऐसा लिस्ट बनाते जाओ, समझे। ऐसा कुछ आपको नया मिल रहा है, फॉर्मूला कोई नया मिल रहा है, तो ऐसा बनाते जाओ, ऐड करते जाओ। 100-150 फॉर्मूले बनेंगे और उसमें आपका बहुत अच्छा एग्जाम चला जाएगा। लेकिन खुद का नोट्स होना चाहिए। दूसरे का नोट्स कितना भी अच्छा है उससे कोई मतलब नहीं है, कि मतलब आपको समझा है, आप उसको यूज कर पाओगे, तो समझा है तो यूज कर पाओगे, नहीं समझा है तो कितना भी अच्छा चीज नोट्स मिल जाएगा ना, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो खुद का एक सेल्फ नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी रहता है, लेकिन कंसेप्ट पता है तभी इजी लगेगा। कंसेप्ट नहीं पता है ना तो इजी भी आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें तो सारे पी वाई क्यू कवर नहीं हुए, इसमें मैंने 25 वाले पी वाई क्यू लिया है। 25 NDA 1 और NDA 2 का क्वेश्चन लिया है। आगे का एक और इसमें पार्ट बनाऊंगा जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, मतलब 2015-16 से लेके और 2024 तक के सारे क्वेश्चन सेट्स रिलेशन फंक्शन के कवर करूंगा। तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिए, अगर ये आपने देखा है तो उसको जरूर देखिए। उससे आपको क्योंकि जब प्रॉब्लम करोगे ना, एक्चुअल प्रॉब्लम, तो वहां पे आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलता है। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, सेम रिपीट होता है कुछ कुछ, तो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता है। 10% क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाता है, 10-15-20% तो रिपीट हो ही जाएगा, थोड़ा नंबर चेंज करके दे देगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। लेकिन जब कंसेप्ट पढ़ा है ना तो तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो इसके लिए जब आप PYQ लगाओगे तभी आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा, ये इतना दिखने में तो ईजी है, लेकिन आपको अगर चीज़ें क्लियर नहीं है ना तो फिर आप फंस जाओगे, प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी आप देखिए। आप तो उसमें आप सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, क्या कंसेप्ट लगाना है, क्या शॉर्ट ट्रिक लगाना है, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।